दुनिया इस वक्त दो बड़े संकटों और दो अलग अलग तरह की डिप्लोमेसी को एक साथ देख रही है। एक तरफ गाजा में युद्ध विराम हो चुका है, बावजूद इसके हिंसा जारी है। रोज बेकसूर लोगों की जानें जा रही हैं। इधर दावोस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया। ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस के जरिए तात्कालिक समाधान पर जोर दे रहे हैं। उनका फोकस तुरंत युद्ध रुकवाने और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने पर है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो शॉर्ट टर्म डील से आगे की सोच रहे हैं। उनका जोर संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने पर है, ताकि भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोका जा सके। भारत लंबे समय से यूनाइटेड नेशंस में सुधार का पक्षधर रहा है। पीएम मोदी से लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर तक अलग अलग मंचों से यूनाइटेड नेशंस में सुधार की वकालत करते रहे हैं। एक तरफ अमेरिका पावर अपने हाथ में रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ भारत तमाम देशों के प्रतिनिधित्व की बात करता है। भारत ये चाहता है कि विकासशील देश भी यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बने। इसी कड़ी में पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के बीच बातचीत हुई। वहीं ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस को संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ पीस क्या संयुक्त राष्ट्र की जगह लेगा, ये आशंका लगातार लोगों के मन में उठ रही है। इस बीच पीएम मोदी यूनाइटेड नेशंस को मजबूत करने में जुटे हैं। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं है, ये पूरी वैश्विक व्यवस्था को बदलने की एक कोशिश है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से बातचीत इसी रणनीति का हिस्सा भी है। दोनों नेता ये मानते हैं कि मौजूदा संयुक्त राष्ट्र और खासकर सुरक्षा परिषद आज की दुनिया की सच्चाई को नहीं दर्शाती। ग्लोबल साउथ की आवाज़ कमज़ोर है। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ऐसे समय में ट्रंप और मोदी की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक व्यक्ति केंद्रित समाधान, दूसरा संस्थागत सुधार, यही डिप्लोमेसी का असली कंट्रास्ट है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गाजा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बोर्ड ऑफ पीस बनाया है। अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संगठन में शामिल होने का न्योता दिया। हमास और इजरायल के बीच लंबे समय तक युद्ध होता रहा। इस युद्ध की आग में पूरा गाजा तबाह हो चुका है और इसी के बाद अब जब ट्रंप के 20 पॉइंट पीस डील के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ है, तब अब ये बोर्ड ऑफ पीस बना गया, जिसका मकसद है गाजा में शासन व्यवस्था और पुनर्निर्माण की निगरानी करना। हमास और इजरायल के बीच युद्ध साल 2023 में शुरू हुआ था। इस लंबे समय में कई अटैक हुए, मिसाइल बरसाई गई, बमबारी हुई, जिसने गाजा में तबाही मचाई। बड़ी तादाद में लोगों की मौत हुई। ऐसी भी कई तस्वीरें सामने आई जहां दिखाई दिया है कि गाजा में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं, बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं। और इसी के बाद ट्रंप ने 20 पॉइंट पीस डील पेश की, जिसके तहत युद्ध विराम हुआ। अब वहां इस डील के चलते युद्ध विराम हुआ है, वहीं अब गाजा को एक बार फिर विकसित करने का काम किया जा रहा है। गाजा को फिर से विकसित करने में, खंडहर हो चुके गाजा को फिर से लोगों के लिए बेहतर बनाने में ये शांति बोर्ड अहम रोल निभाएगा। ट्रंप ने इस शांति बोर्ड को लेकर ये कहा कि अब सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। इस पहल का सबसे अहम हिस्सा एक अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ पीस बनाना है। ट्रंप के मुताबिक ये बोर्ड एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अस्थायी सरकार के तौर पर बनाया जाएगा। इसका मुख्य काम शासन को बेहतर बनाना, गाजा का पुनर्निर्माण करना और आर्थिक निवेश के जरिए वहां शांति लाना होगा। बोर्ड का काम गाजा को हथियारों से मुक्त कराना, मानवीय सहायता पहुंचाना, तबाह हो चुके बुनियादी ढांचे का फिर से उसको खड़ा करना और एक तकनीकी फिलिस्तीनी प्रशासन की स्थापना करना भी है। व्हाइट हाउस के अनुसार बोर्ड ऑफ पीस गाजा में युद्ध के बाद होने वाले बदलावों की निगरानी करने वाला मुख्य रणनीतिक निकाय होगा। इसकी अध्यक्षता खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ये बोर्ड शासन को मजबूत करने, क्षेत्रीय रिश्तों को सुधारने, पुनर्निर्माण हालात को फिर से बेहतर करने के लिए निवेश जुटाने और बड़े पैमाने पर फंडिंग पर ध्यान देगा। अब कौन कौन इसके परमानेंट सदस्य होंगे वो भी आप जानिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ट्रंप प्रशासन में इजरायल के सबसे बड़े समर्थकों में से एक माने जाते हैं। रूबियो उन्होंने ये कहा कि जो लोग इजरायल की आलोचना करेंगे उन्हें अमेरिकी वीज़ा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कुछ पश्चिमी देशों की ओर से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के फैसले को भी गैर जिम्मेदाराना बताया। फिर अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट कारोबारी और ट्रंप के करीबी सहयोगी, उन्होंने गाजा में संघर्ष विराम वार्ता की जिम्मेदारी दी थी। जेरेड कुशनर भी इसमें आते हैं, जहां पर ट्रंप के दामाद ये हैं और इजरायल के कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्होंने पहले ये कहा था कि फिलिस्तीनी खुद शासन चलाने में सक्षम नहीं है। कुशनर ने गाजा को कीमती समुद्री संपत्ति भी बताया था।
अब्राहम समझौतों के पीछे भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। अरबपति कारोबारी मार्क रोवन भी इस लिस्ट में आते हैं। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के सह संस्थापक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसराइल में सामाजिक कार्य किए हैं और अमेरिका में इसराइल समर्थक संगठनों को फंड भी दिया है। अजय बंगा भी इस लिस्ट में है, जो विश्व बैंक के मौजूदा अध्यक्ष हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर साल 1997 से 2007 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने अमेरिका के नेतृत्व वाले वॉर ऑन टेरर और 2003 के इराक युद्ध का समर्थन किया था, इसीलिए क्षेत्र में उन्हें विवादित माना जाता है। रॉबर्ट गैब्रियल जूनियर इस लिस्ट में है। ट्रंप प्रशासन में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी वो रहे, तो ये सारे मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स हो सकते हैं इस बोर्ड ऑफ पीस के। अब एनसीएजी है क्या, ये भी आप जानिए। मुख्य बोर्ड के साथ 2 और ढांचे बनाने की भी घोषणा की गई है। पहला है गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति यानी कि एनसीएजी, जिसकी अगुवाई फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट डॉक्टर अली शात करेंगे। ये समिति गाजा में सार्वजनिक सेवाओं को फिर से शुरू करने, सरकारी संस्थानों के पुनर्निर्माण और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को स्थिर करने का काम करेगी। व्हाइट हाउस ने इसे ट्रंप की योजना के दूसरे चरण को लागू करने की अहम कड़ी भी बताया है। मिस्र के मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में समिति के अध्यक्ष अली शात ने इसकी आधिकारिक लिस्ट की पुष्टि भी की। ये 12 सदस्यों की एक टीम है। आर्थिक और व्यापार इंजीनियर एद अबू रमदान इस लिस्ट में है। फिर कृषि से जुड़े हुए अब्दुल करीम अशूर, स्वास्थ्य से जुड़े हुए डॉक्टर एद यागी, आवास और जमीन को लेकर इंजीनियर ओसामा अल सादावी, न्याय को लेकर अदनान अबू वर्दा, गृह और आंतरिक सुरक्षा को लेकर मेजर जनरल सामीन असमान, नगर पालिका और पानी अली बरहूम, वित्त बशीर अल रयास, सामाजिक मामले जो कि हाना तराजी की ओर से देखे जाएंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में जब्र अल दौर, दूर संचार के क्षेत्र में इंजीनियर ओमर अल शमाली, मेजर जनरल सामी नस्मान को आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, यानी पुलिस व्यवस्था उन्हीं के हाथ में होगी। इसके अलावा एक अलग गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी बनाया जाएगा जो जमीन पर शासन व्यवस्था को लागू करने में मदद करेगा। इसमें तुर्की, कतर, मिस्र, इजराइल और यूएई के अंतर्राष्ट्रीय, राजनयिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की मानवीय प्रतिनिधि सिग्रिड काग की भी इस बोर्ड में उसको शामिल किया जाएगा। भारत के अलावा अर्जेंटीना, कनाडा, मिस्र, तुर्की, अल्बानिया और साइप्रस समेत कई देशों को भी इस पहल में शामिल होने का न्योता मिल चुका है। साथ ही पाकिस्तान को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री को ये न्योता मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान गाजा में शांति और सुरक्षा के लिए किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता रहेगा। बोर्ड ऑफ पीस को लेकर एक और अहम जानकारी जो सामने आई, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन चाहता है कि बोर्ड ऑफ पीस में परमानेंट सदस्य बनने रहने के लिए किसी भी देश को करोड़ों रुपए चुकाने होंगे। प्रशासन चाहता है कि बोर्ड का स्थायी सदस्य बनने के लिए देश $1 अरब यानी कि 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान करे। बोर्ड के सदस्य देशों का कार्यकाल 3 साल का होगा। हालांकि अगर कोई देश चार्टर लागू होने के पहले साल में अंदर $1 अरब नकद देता है तो फिर उसे स्थायी सदस्यता मिल सकती है। एक अमेरिकी अधिकारी ने सीएनबीसी को यह भी बताया कि बोर्ड में शामिल होने की कोई फीस नहीं है, लेकिन $1 अरब देने पर आप परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। ट्रंप की गाजा नीति साफ तौर पर संयुक्त राष्ट्र को किनारे करती हुई लगती है। जो काम संयुक्त राष्ट्र को करना चाहिए या उसे आगे लाना चाहिए, वहां पर ट्रंप ने काम कर दिया है। उनका ये कहना है कि ये बोर्ड उनके 20 पॉइंट प्लान का हिस्सा है, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन 2803 के माध्यम से समर्थन दिया। लेकिन अब दुनिया भर में उनकी शैली के बाद आरोप लगने लगे हैं कि वो यूएन जैसी संस्थाओं के महत्व को लगातार कम करने का काम कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन को ये लगता है कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में विफल रहा है। इसी वजह से पीस ऑफ बोर्ड बनाना पड़ा, जो अधिक फुर्तीला, प्रभावी विकल्प होगा। बोर्ड का चार्टर यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं की आलोचना करता है और वो अक्सर असफल रहती हैं। ट्रंप प्रशासन की रणनीति अमेरिकी संप्रभुता, आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देती है, जिसके चलते वो वैश्विक संस्थाओं को व्यर्थ या अमेरिका विरोधी मानते हैं। ट्रंप का यह मानना है कि यूएन जैसी संस्थाएं अमेरिकी करदाताओं के पैसे को बर्बाद करती हैं। ग्लोबलिस्ट एजेंडा जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रवासन, लिंग समानता को बढ़ावा देती हैं, जो अमेरिकी हितों के खिलाफ है। जनवरी 2026 में उन्होंने 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अमेरिकी को वापस लेने का आदेश दिया, जिसमें 31 यूनाइटेड नेशंस इकाइयां शामिल हैं। WHO, पेरिस क्लाइमेट समझौता, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC और संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA से भी बाहर निकल चुके हैं। ट्रंप यूनाइटेड नेशंस को अक्षम, महंगा और जवाबदेही की कमी वाला मानते हैं।
वो ये कहते हैं कि ये संस्थाएं अमेरिकी नीतियों की आलोचना करती हैं, ठोस परिणाम नहीं देती। ट्रंप का ये तर्क है कि ये संस्थाएं यूनाइटेड नेशंस की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण भी करती हैं। उन्होंने UNFCCC यानी जलवायु समझौता और IPCC जैसी एजेंसियों से निकलकर ग्लोबल गवर्नेंस को चुनौती दी। ट्रंप वोक एजेंडा जैसे डाइवर्सिटी, क्लाइमेट पॉलिसी को अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। इससे यूनाइटेड नेशंस की कई एजेंसियां प्रभावित हुई हैं। ट्रंप की नीतियां वैश्विक सहयोग को कमजोर कर रही हैं, जिससे लंबे समय में मानवीय, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में फंडिंग खत्म की तो उसकी कई मुख्य एजेंसियां 30 से 40% सिकुड़ सकती हैं, जिससे 95 मिलियन लोग स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो सकते हैं और 3 मिलियन से ज्यादा मौतें हो सकती हैं। शिक्षा से 23 मिलियन बच्चे प्रभावित होंगे। ग्लोबल क्लाइमेट प्रयास कमजोर होंगे, जिससे अमेरिका खुद भी बाढ़, आग जैसे कई खतरों से प्रभावित होगा। WHO से निकलने से महामारी रोकथाम प्रभावित हुई है। हालांकि इससे दुनिया में अमेरिका का लीडरशिप रोल कमजोर होगा। चीन जैसे देशों को फायदा मिलेगा, लेकिन दुनिया में संघर्ष बढ़े तो संयुक्त राष्ट्र के शांति सेना के जरिए वहां शांति स्थापना में असर पड़ेगा। इस मामले में कुछ देश ट्रंप के पीछे चल रहे हैं, लेकिन कुछ उनका विरोध भी कर रहे हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ और कमजोर हो जाएगा तो दुनिया पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस और कमजोर हुआ तो बड़े संघर्षों में कोई प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय दबाव या मध्यस्थता नहीं बचेगी। छोटे और कमजोर देशों को बड़ी शक्तियों के प्रभाव क्षेत्र में निगल लिया जा सकता है। इतिहास में लीग ऑफ नेशंस के पतन के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। ऐसा ही पैटर्न दोहराया जा सकता है। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां UNHRC, WFP, UNICEF, WHO लाखों लोगों को भोजन, शरण, स्वास्थ्य और शिक्षा देती हैं। फंडिंग कट या अमेरिका जैसे बड़े दाता के बाहर निकलने से ये सेवाएं 30 से 50% तक सिकुड़ सकती हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून की वैधता कमजोर होगी। देश अपनी मर्जी से आक्रामकता दिखाने लगेंगे। कुल मिलाकर वैश्विक सहयोग घटेगा। चीन और रूस जैसे देशों को फायदा मिलेगा। WTO, IMF जैसी संस्थाएं कमजोर होने से वैश्विक व्यापार अस्थिर होगा। टैरिफ युद्ध बढ़ेंगे। छोटे देशों की आवाज दब जाएगी। वो क्षेत्रीय शक्तियों पर निर्भर हो जाएंगे। अमेरिका का प्रभाव भी लंबे समय में कम होगा, क्योंकि ये लीडरशिप खो देगा। चीन और रूस वैकल्पिक व्यवस्था बनाएंगे। तो आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ट्रंप अब बात कर रहे हैं, इसके अलावा कई सारे टैरिफ की धमकियां भी उनकी ओर से थोपी गई और अब वो अपना एक बोर्ड ऑफ पीस बनाना चाहते हैं, इससे यूनाइटेड नेशंस पर कितना असर पड़ेगा, कमेंट में बताइए।